सर आपने इन दोनों सेक्टर्स को कवर किया। मैं चाहूंगी कि सीमेंट सेक्टर के ऊपर भी मैं आपका कमेंट चाहूंगी कि जैसे कि अभी हमने देखा कि डीजी खान सीमेंट और मेपल लीफ के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे थे। ठीक है। और तो यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा एग्रेसिव बाइंग भी देखी, और साथ ही साथ जो है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनकी फौजी सीमेंट की बात करूँ तो उनकी रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए। तो फर्दर क्योंकि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनका काफी इंटरेस्ट होता है इसमें। तो इस वक्त जो करंट सिनेरियो में इस सेक्टर में और इन कंपनीज में काम करना कैसा रहेगा, क्योंकि ये डिविडेंड भी नहीं देते हैं और लॉन्ग टर्म में अगर इनको होल्ड रखेंगे तो ज़कात भी ड्यू हो जाती है। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे क्या इस सेक्टर के बारे में और इन कंपनीज के ऊपर जो है मैं चाहूंगी कि आप एक ब्रीफ कमेंट करें अपना। श्योर। तो देखें, आई थिंक सीमेंट सेक्टर जनरली, अगर आप इवन दो जैसे पिछले 4-6 महीने में हम यही बात करते हैं ना कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है, मगर अ लॉट ऑफ सीमेंट स्टॉक्स हैव डन रियली वेल, राइट, इन टर्म्स ऑफ प्राइस परफॉर्मेंस। और हमने ये भी देखा, लाइक यू वर मेंशनिंग, के उनके रिजल्ट्स दिसंबर में बहुत अच्छे थे निस्बतन जो मार्च में आए हैं। हमने ये भी देखा है बिकॉज ऑफ टेक कम थी मार्च क्वार्टर के अंदर, थोड़े से मार्जिन के अंदर भी हमने डिप देखा है। तो इनके रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर मैं देखूं तो डिप है, ईयर ऑन ईयर फिर भी वो अप ही होंगे जो उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी अगर आप देखें जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, दो तीन चीजें सीमेंट सेक्टर के अंदर हो रही हैं। एक तो जो चीज जो आई थी वो ये थी कि आपको याद है रिसेंटली पंजाब के अंदर उन्होंने लाइमस्टोन के ऊपर रॉयल्टी लगा दी थी, जो इम्पैक्ट कर रही थी सीमेंट वालों की प्राइसिंग को बाय अबाउट 60 to 70 रुपीज पर बैग। ठीक है ना। तो हमने ये भी देखा था कि इन रिस्पॉन्स टू दैट सीमेंट वालों ने अपनी प्राइसेस बढ़ाई हैं, मल्टीपल टाइम्स बढ़ाई हैं इन ऑर्डर टू काउंटर दैट कॉस्ट इंक्रीज। उसके बाद फिर ये डेवलपमेंट आई कि शायद केपीके के अंदर भी एक वो बिल पास किया जा रहा है जिसके अंदर जो लाइमस्टोन की जो रॉयल्टी है वो फिक्स्ड रेट से अगेन वो 6% पे ले आएंगे। ठीक है जी। अब क्या कहते हैं, अगर आप देखें जो चीज डेवलपमेंट इसके ऊपर यह है कि पंजाब के अंदर शायद स्टे है, और आई थिंक केपीके में भी अभी के लिए वो मिनरल बिल या जो लेजिस्लेशन थी वो शायद अभी रुक गई है। इसके अंदर जो हमने जो इंडस्ट्री में बात करी वो जनरली यही कहते हैं कि फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव वो ये समझते हैं कि ये जो लेवी है दिस इज अनसस्टेनेबल, और ये प्रॉब्ली कोर्ट जो है उनके हक में फैसला दे देगा, और ये जो लेवी है ये जो 6% पे जो लगती है ये प्रॉब्ली रिवर्स हो जाएगी। ठीक है ना। तो दिस इज अगेन द इंडस्ट्री से जो हम बात करते हैं, और अगर आप इनकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स अटेंड करें जो कंपनीज करती हैं तो आप वहां पे उनसे जब क्वेश्चंस करें तो वो ये आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आई वुड इनकरेज कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं दे शुड ऑलवेज अटेंड द कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स जो ये हर कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे करती है, बिकॉज यू कैन इवन आस्क क्वेश्चंस देयर अगर आप चाहें कि जी, एंड यू कैन हियर फ्रॉम द मैनेजमेंट themselves कि जी क्या डेवलपमेंट्स हैं। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एक्सपोर्ट्स पे हो रही है इज दैट अफ्रीका के अंदर जो हम काफी एक्सपोर्ट्स करते हैं उसके अंदर जो है उनकी जो एक्सपोर्ट प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं। तो पहले अराउंड $30-32 पर टन क्लिंकर वहां पे बिक रहा था, अब वो शायद आई थिंक $38-39 पे चला गया, विच इज अ बिग जंप अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में देखूं। द रीजन फॉर दैट जंप इज दैट के जो इजिप्ट का जो एक्सपोर्ट हो रहा था सीमेंट या क्लिंकर का रादर अफ्रीका के अंदर, वहां वो उनकी गवर्नमेंट उनको एक्सपोर्ट रिबेट्स देती थी। मगर हमें ये भी पता है कि इजिप्ट आईएमएफ प्रोग्राम में है तो उनके रिबेट्स जो हैं उन्होंने कहा है कि आप इनको खत्म करें, तो वहां पे उनकी प्राइसिंग बढ़ गई है। तो आई थिंक पाकिस्तानी जो साउथ प्लेयर्स हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो एक्सपोर्ट्स के ऊपर वो कदरन बेहतर अपने मार्जिन बना सकते हैं। देन ऑफ कोर्स हमने ये भी देखा है कि जो पावर के ऊपर जो रिलीफ अनाउंस हुई है बिजली के ऊपर फॉर इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड्स, तो आप उन कंपनीज को देखें, वन जो अच्छा एक्सपोर्ट करती हैं स्पेसिफिकली अफ्रीका के अंदर। सेकेंडली आप उन कंपनीज को देखें जिनका ग्रिड के ऊपर अभी भी अच्छी रिलायंस है, बिकॉज अ लॉट ऑफ कंपनीज जो हैं वो रिन्यूएबल्स और सोलर और कैप्टिव पे चली गई हैं। तो लुक एट कंपनीज जो ग्रिड पे अभी भी रिलाई करती हैं उनको निस्बतन ज्यादा रिलेटिवली बेहतर उनको फायदा होगा। ऑफ कोर्स लुक फॉर कंपनीज जिनका लेवरेज ज्यादा है, तो उनको जाहिर है जो लोअर रेट्स का आपको डेफिनेटली उनको फायदा होगा। तो आई थिंक सीमेंट सेक्टर जनरली राइट नाउ इज वेल पोइज्ड, बिकॉज इनकी अभी अगर आप देखें कि 50% यूटिलाइजेशन पे ये अभी भी प्राइसेस बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर आगे जाते हुए सपोज डिमांड के अंदर रिकवरी आती है आहिस्ता आहिस्ता, डिस्पैचेस सेल्स ऑफ सीमेंट्स के अंदर, इनकी प्राइसिंग पावर इवन इन द लोएस्ट टाइम इन्होंने हमें दिखा दिए कि जी हम प्राइस हमारी नहीं टूटती। ठीक है ना। तो अगर जब टाइम अच्छे होंगे इनके लिए और डिमांड इनकी बढ़ेगी
तो दे विल एबल टू परहैप्स कंटिन्यू टू एंजॉय दैट प्राइसिंग पावर। तो मैं तो ये कहूंगा फॉर इन्वेस्टर्स या इवन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हम्म, काम करते हैं, सीमेंट्स इज अ गुड सेक्टर राइट नाउ टू बी इन। सही, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हम आखिरी एक सवाल लेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि फर्दर मार्केट स्ट्रेटजी सर क्या सजेस्ट करेंगे। जी सुमेरा, अपना सवाल जल्दी से कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर काइंडली इस बारे में बताइएगा कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का क्या डिफरेंस है। और मतलब मोस्टली स्टॉक होल्डर्स ये समझते हैं कि वहाँ ज़्यादा गेन है, लाइक म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि कहाँ गेन है उनके लिए ज़्यादा। काइंडली इस चीज़ को एलोब्रेट कीजिएगा प्लीज़। श्योर। तो देखें, प्राइमरीली जो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के अंदर जो डिफरेंस होता है, इसके अंदर ये होता है कि म्यूचुअल फंड्स जनरली, अगर आप देखें कि जो पाकिस्तान के अंदर, मैं पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में ही बात करूंगा, इंटरनेशनली थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इक्विटी या स्टॉक म्यूचुअल फंड्स की बात करें, जनरली वो एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं और उनकी फीस ज्यादा होती हैं। जो ईटीएफ्स होते हैं जनरली आपने देखा होगा कि वो ऑफन एक किसी फॉर्मूला या इंडेक्स के ऊपर चलते हैं। तो दे माइट बी इंडेक्स ट्रैकर्स या उनका एक सेट, वो एक आई थिंक फॉर्मूला या पैरामीटर्स वो डिफाइन किए जाते हैं कि इसकी बेसिस पे इसकी रीबैलेंसिंग होगी। और उनकी जो फीस होती हैं वो निस्बतन बहुत कम होती हैं कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। द अदर डिफरेंस ऑफ कोर्स इन दम इज के इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो इन्वेस्टर को आई थिंक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि वो डेली बेसिस पे इन एंड आउट हो सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिकॉज जो पैसे अरेंज करने का जो जो जिम्मेदारी होती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की, वो एएमसी की खुद होती है। यानी अगर आप सपोज, मेरा अगर 100 रुपए का फंड है और किसी ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, वो कल 5 रुपए अगर विड्रॉ करता है मेरे फंड में से, तो उस 5 रुपए को निकालना उस फंड में से वो मेरी जिम्मेदारी है एज एन एएमसी। मैंने मार्केट में जाके माल बेचना पड़ेगा और मैं पैसे निकाल के उसको दूंगा। ठीक है ना। ईटीएफ स्लाइटली डिफरेंट ऑपरेट करते हैं कि ईटीएफ जनरली सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो अगर सेकेंडरी मार्केट में उनकी ट्रेडिंग कम हो रही है या वो इलिक्विड है या बिड ऑफर का फर्क ज्यादा है, तो फिर हो सकता है कि इन्वेस्टर को एंट्री एग्जिट में थोड़ी बहुत दुश्वारी पेश हो, थोड़ी बहुत प्राइसिंग में उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े अगर वो एग्जिट करने की कोशिश करें ड्यूरिंग मार्केट वॉलिटिलिटी। तो जनरली ये फर्क होते हैं इन म्यूचुअल फंड एंड जो ईटीएफ, अगर आप इनको देखें। और आई थिंक पाकिस्तान के अंदर देखें, आई वुड से कि प्राइमरली म्यूचुअल फंड्स ही ऑपरेट करते हैं। ईटीएफ्स इज अ रिलेटिवली न्यूअर कॉन्सेप्ट। इंटरनेशनली ऑफ कोर्स ईटीएफ्स इज अ मैसिव सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो सारी बड़ी एसेट मैनेजर्स रन करते हैं, लाइक ब्लैक रॉक एंड फिडेलिटी एंड स्टेट स्ट्रीट, और ये जो सारे जो बड़े नाम हैं, तो उनके बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ईटीएफ्स इंटरनेशनली हुए हैं। पाकिस्तान में ये अभी बहुत रिलेटिवली न्यूअर कॉन्सेप्ट है। तो ईटीएफ्स अगर आप हमारी मार्केट में देखें, बहुत छोटे छोटे साइजेस होते हैं उनके, मे बी जस्ट अ फ्यू, 20 मिलियन, 50 मिलियन, 40 मिलियन, एज अपोज टू म्यूचुअल फंड्स जो बिलियंस के अंदर उनके साइजेस होते हैं। इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज बेटर, लाइक आई सेड कि अगर मैं कहूँ कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्सेस म्यूचुअल फंड्स, देखिए मेन डिफरेंस क्या है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्सेस म्यूचुअल फंड में? ये कि आप म्यूचुअल फंड वालों को फीस देते हैं, मैनेजमेंट फी लगती है फॉर देम टू मैनेज द फंड्स, राइट? तो दैट इज द सिग्निफिकेंट पोर्शन के सपोज आइड से इक्विटी फंड्स की अभी 2 to 3% ये, या इवन सम फंड ज्यादा भी चार्ज करते हैं, 3.5% तक। तो 2 से 3% ये फी चार्ज करते हैं एनुअली टू मैनेज योर मनी। अब देखें, जब मार्केट ज़ाहिर 50% का गेन दे रही है, का गेन दे रही है, 13% who don't have the time या inclination to do their own research, to do their own stock picking, to do their own asset allocation, stock rotation के अब ये बाय करो, अब ये सेल करो, इसको रीबैलेंस करो, इस सेक्टर में जाओ, वहां जाओ। तो जो एवरीडे जो इन्वेस्टर होता है, जो शायद जॉब, म्यूचुअल फंड, वो बेसिकली आउटसोर्सिंग का एक तरीका है कि जी मैंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, मैंने एक प्रोफेशनल को आउटसोर्स कर दी है जो दिन रात ये काम करता है, रादर देन मैं खुद इसकी टेंशन लूं कि मैं खुद अपने स्टॉक्स पिक एंड चूज और बाय एंड सेल करूं, कब करूं, कैसे करूं, किस बेसिस पे करूं। तो इफ यू आर कंफर्टेबल पेइंग द फीस जो म्यूचुअल फंड्स की हैं, तो बेशक आप बिल्कुल यू कैन इन्वेस्ट इन देयर।
सही, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सुमेरा। अच्छा सर, अब लास्ट में मैं ये चाहूंगी कि एक मार्केट स्ट्रैटेजी आप शेयर करें लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट में भी, कि इस वक्त जो है क्या इन्वेस्टर्स की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मार्केट स्ट्रैटेजी, वो बताएं। और साथ ही साथ किन सेक्टर्स को आप देख रहे हैं कि इन सेक्टर्स में जो है इन्वेस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में भी, ताकि उनके जी लिए काफी प्रॉफिटेबल रहे। तो थोड़ा सा इसके ऊपर मैं चाहूंगी कि आप कमेंट करें प्लीज। बिल्कुल। तो आई थिंक we've already touched upon my view on several sectors, so I'll mention them briefly कि where I think investors should keep an eye on. राइट। देखें, I'd say कि अगर ओवरऑल मार्केट आउटलुक की बात करें, मैं तो ये समझता हूँ कि टिल जून प्रॉब्ली मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज प्रॉब्ली कंटिन्यू रहेगा, हम्म। एंड मार्केट में कंटिन्यू टू रिमेन लिटिल बिट वॉलेटाइल अप एंड डाउन, मगर ये आई थिंक ये इस रेंज में रहेगी जो हमने अभी करंटली देखा है कि 120 का ये पीक होता है और अराउंड 110 पे ये बॉटम कर जाती है। मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी यही है कि ये इसी रेंज में ऊपर नीचे होती रहेगी अंटिल जून। बेसिकली देन सेकेंड हाफ में मुझे ये लगता है कि जब आपके पास क्लैरिटी आईएमएफ ट्रांच की होगी, बजट की होगी, फिर रेट कट्स के ऊपर हो, आपको थोड़ी बहुत शायद अगर मोमेंटम मिल रहा होगा, टैरिफ्स के ऊपर शायद जो इंटरनेशनली आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी होगी, ऑयल प्राइसेस के ऊपर क्लैरिटी होगी, तो फिर मार्केट अपना एक रिन्यूड मोमेंटम बनाएगी सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर के अंदर। तो दैट्स जनरली माय ओवरऑल व्यू के आई थिंक नियर टर्म में कंसोलिडेशन, एंड देन in a few months later it will start to hopefully start to uptrend again. In terms of sectors that I would recommend investors to keep an eye on, whether it is from short term या लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट, मैं ये कहूंगा कि बैंक्स के ऊपर नजर रखें। आई थिंक दैट्स अ गुड सेक्टर टू बी इन, बिकॉज देखें जनरली लोगों का ये ध्यान होता है कि जी जब रेट कट्स होते हैं तो बैंक्स की अर्निंग्स नीचे आती हैं, मगर आई थिंक वी डिस्कस दिस लास्ट टाइम इन योर शो एज वेल कि मैंने जनरली यही देखा है कि रेट्स कुछ भी हो रहे हो, बैंक्स हमेशा अर्निंग्स ग्रोथ करते हैं। यस, जब रेट गिर रहे होते हैं तो उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, मगर जनरली दे स्टिल आर एबल टू पोस्ट ग्रोथ। तो फाइंड दोज बैंक्स जो अच्छा डिपॉजिट ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छी उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बुक बनाई हुई है, उनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज और लेवरेज रेशियोज अच्छे हैं, दैट दे कैन आल्सो पे आउट गुड डिविडेंड्स। तो उन बैंक्स के ऊपर फोकस करें जो इन चीजों पे, इन थ्री फैक्टर्स पे अच्छा काम कर रहे हैं। Then I would say बैंक कि कोई the other सजेस्ट sector करेंगे I आप would बैंक? recommend investors, cements हमने बात करी, I think that's a good sector to keep an eye on. हम्म। Sorry? सिर्फ कोई बैंक सजेस्ट करेंगे? आपने कहा कि उन बैंक्स, तो कोई आप कोई सजेस्ट करेंगे कोई बैंक्स? अच्छा, तो अगर मैं इन फैक्टर्स पे देखूं जो मैं कह रहा था ना कि डिपॉजिट ग्रोथ, या हम्म। जो इन्वेस्टमेंट बुक अच्छी बनाई हुई है, या अगर आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर में सिग्निफिकेंट जगह है टू पे आउट डिविडेंड्स, तो उसके अंदर आई वुड से कि आप is one bank which keep an eye on. सर Bank of थोड़ा सा Punjab is another bank to keep an eye तो मैं on. कहूंगी थोड़ा सा आप And अगेन also ज़ाहिर है मेंशन कर मीज़ान दें, बैंक को, अगेन मेंशन कर दें। सॉरी, डिस्टॉर्शन थोड़ी सी नेट की हो गई थी, तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आई थी। थोड़ा सा अगेन आप मेंशन कर दें। अच्छा, तो मैं जो बैंक्स को जो मेंशन करता मैं ये कहता कि नेशनल बैंक, हम्म। यूबीएल, बैंक ऑफ पंजाब, इन पे नजर रखें। ओके। आई वुड ऑल्सो से कि परहैप्स अनदर बैंक which is always done well is मीज़ान बैंक। तो उसको आप कभी काउंट आउट कर नहीं सकते, बिकॉज उसका जो लॉन्ग टर्म, जो उनका जो ग्रोथ है और जो उनकी जो ब्रांड की जो उनकी फ्रेंचाइज या है इतनी स्ट्रांग है कि आप उस बैंक को कभी रूल आउट नहीं कर सकते। तो बट जनरली आउट से देखें, ये तो मेरे ओपिनियन है, मगर मैं कहूंगा जो फैक्टर्स मैंने बताए ना उनके ऊपर नजर रखें। इन्वेस्टमेंट बुक किसने अच्छी बनाई है, डिपॉजिट ग्रोथ कौन अच्छी कर रहा है, और क्या कहते हैं किसके पास अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में पे आउट करने की गुंजाइश है। तो दोज आर द थ्री फैक्टर्स। अब वो हो सकता है आप वो एनालिसिस करने के बाद आपको कुछ और नाम नजर आए, राइट, आपके फिल्टर जब आप करें। ये तो बस मेरा ज़ाहिर अपना जो मैं मार्केट्स को देखता हूं, तो आई एम जस्ट गिविंग माय ओन ओपिनियन, बट पीपल शुड ऑफ कोर्स डू देयर ओन रिसर्च एंड यूज दैट सॉर्ट ऑफ 3-4 फैक्टर्स टू फिल्टर आउट। सीमेंट्स के अंदर लाइक आई मेंशन्ड, आई थिंक स्टिल अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। साउथ के प्लेयर्स को देखें, नॉर्थ के अंदर भी जो प्लेयर्स हैं, लुक एट प्लेयर्स हु हैव गुड इंटरनल, जो उनकी अपनी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसीज उनकी अच्छी हैं, जो नए अपनी जो प्लांट, जैसे कोई कोल प्लांट लेके आ रहा है, कोई सोलर प्लांट लेके आ रहा है, कौन जो है लेवरेज के ऊपर ज़्यादा बैठा है तो रिड्यूस फाइनेंस कॉस्ट पे फायदा लेगा।
तो उन चीजों के ऊपर डेफिनेटली नजर रखें। फार्मास्यूटिकल वी डिस्कस्ड, आई स्टिल थिंक दैट्स अ गुड सेक्टर टू बी इन। लाइक आई सेड, आई वुड से फोकस ऑन दोस कंपनीज जिनके नॉन एसेंशियल products are a big chunk of their revenue या top line, and also focus on companies जो M&A activity कर रही हैं multinational portfolios की, तो वहां पे भी I think long term में value unlock हो सकती है। Other than that, I would say कि auto sector is another one that you should definitely look at because that's a more cyclical theme कि जी अगर इकोनॉमी के अंदर रिकवरी हो रही है, इस हिसाब से ऑटो सेक्टर में मैं ये कहूंगा कि लुक एट कंपनीज जिनका एफएक्स एक्सपोजर, जैसे मैं आईटी के अंदर बात कर रहा था ना एफएक्स एक्सपोजर का, उसी तरह ऑटोज में एफएक्स एक्सपोजर उनका देखें जिनका डॉलर या युआन पे है, एज अपोज टू जिनका येन के ऊपर एक्सपोजर है। तो येन वालों, बिकॉज येन के अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपये अभी प्रेशर में है, तो वो वाली कंपनीज जो येन के अगेंस्ट अपने पेएबल्स रखती हैं वो प्रेशर में आ सकती हैं इन टर्म्स ऑफ मार्जिन एंड प्राइसिंग, while the ones who have exposure to dollar and yuan वो शायद निस्बतन इंसुलेट रहेंगी इस डिप्रिसिएशन प्रेशर से। तो फिर जब आप लोकल प्राइसिंग और मार्जिन्स की बात करती हैं और सेल्स की बात करती हैं, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो ये 3-4 सेक्टर्स हैं विच आई वुड से कि इन्वेस्टर्स डेफिनेटली इनके ऊपर फोकस करें। यूज द वॉलेटिलिटी, मार्केट में कोई वीकनेस आए आपको, जैसे वेंसडे वाज अ ग्रेट डे टू बी बाइंग, राइट, अगर आपका एक लॉन्ग टर्म व्यू है जब मार्केट 3-4 हजार पॉइंट थी, तो look for those kind of opportunities to accumulate good stocks, and inshallah in the long term it'll definitely work out. सही, बिल्कुल। और सिर्फ बैंक्स की आपने बात की, बस मैं चाहूंगी कि फैसल बैंक, ये सवाल भी आया है, फैसल बैंक और इस्लामिक बैंक को के हवाले से भी जरा से कमेंट कर दें। देखिए, आई थिंक फैसल बैंक डेफिनेटली डिड वेल। इसके अंदर एक रैली चली थी, मगर आई से फॉर द पास्ट 6 months to a year it hasn't done so well in terms of, I think even उसके results आए perhaps not as impressive या that investors were hoping for, also in terms of इसके जो payouts थे जो शायद investors expect कर रहे थे उस तरह के नहीं आए। The problem I think for Faisal Bank is that वैसे तो बैंक सही है, देयर इज नो इशू, इसका जो मसला क्या है कि इट्स नॉट मीजान बैंक, उसका यही मसला है। ओके। मीजान बैंक इतना स्ट्रांग है इस्लामिक स्पेस के अंदर कि उसकी जो ग्रोथ और आरओई और डिपॉजिट फ्रेंचाइज इज सो स्ट्रांग। फैसल बैंक की क्या कहते हैं, जो जो उसके अंदर इस्लामिक स्पेस में उस तरह की ग्रोथ करना उसके लिए मुश्किल होगा। बट आई विल से कि फैसल बैंक का एक एडवांटेज ओवर मीजान बैंक क्या है, इज दैट फैसल बैंक के पास लेस रिटेल डिपॉजिट्स हैं। और आपको पता है कि अभी रिसेंटली इस्लामिक बैंकिंग के अंदर भी मिनिमम डिपॉजिट रेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स। तो मीजान के पास इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स की बहुत बड़ी बेस है, तो उसको इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा उसकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। फैसल बैंक के पास निस्बतन कम है उस तरह के इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स, तो उसको कम इम्पैक्ट पड़ेगा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। तो वैसे आई वुड से कि फैसल बैंक, देयर इज नो इशू विद द बैंक, बट माय पर्सनल ओपिनियन इज दैट देयर आर बेटर बैंक्स आउट देयर इन द सेक्टर। सही। बहुत शुक्रिया सर मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्रीफ डिस्कशन, और बड़ा इट वाज अ ग्रेट टाइम। और आपकी जो है बातें हमेशा बड़ी इंफॉर्मेटिव होती है और हमें लॉन्ग टर्म के लिए जो है बड़ी ज़बरदस्त जो है एक आइडिया हमें मिल जाता है मार्केट के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड टाइम। और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स थे, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने जो अपना वक्त दिया। और यहाँ पर नाजरीन, मैं जो है आज इस सेशन से इजाज़त लूंगी, आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज।